तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ या डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हैं एट अ वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब दिस इज़ अ मार्केट प्लेस वेयर वी ट्रेड और वेयर वी एक्सचेंज वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल एसेट्स एट फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। मतलब एक ऐसी मार्केट प्लेस जहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लो, चाहे वो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लो, जहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को या बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी, इन सब चीज़ों को आपस में ट्रेड किया जाता है, चाहे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, चाहे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। तो एक ऐसी मार्केट प्लेस को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है जी। अब फाइनेंशियल मार्केट में जनरली और क्या-क्या चीज़ें होती हैं? ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये सेवर्स और इन्वेस्टर्स यानी जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग और जो सेवर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में एक तरीके से लिंक बनाने का काम करती है। यानी इट कनेक्ट द इन्वेस्टर टू द बोरोवर। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये इन्वेस्टर्स को बोरोवर के साथ कनेक्ट करती है और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट्स दोनों को मिल सकें इसके लिए एक गैप, मतलब जो ब्रिज गैप है उसको पूरा करती है। सेकंड, ये जो मार्केट है ये ईज़िली असेसिबल है दोनों इन्वेस्टर्स के लिए भी और बोरोवर्स के लिए भी एनी टाइम। ठीक है जी। देन द गवर्नमेंट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट बाय इम्पोजिंग द रूल। बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि गवर्नमेंट ही इस मार्केट को प्रॉपर्ली देखती है और अगर कहीं पे कुछ नज़र आता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए रूल्स वगैरह इम्पोज करवाए जाते हैं, मतलब करती है सरकार। ठीक है। जो फाइनेंशियल मार्केट है इसमें कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी होते हैं जो इसकी वर्किंग में मतलब इसकी वर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, बैंकिंग कंपनीज हो गई, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए एंड मैनी अदर्स। ठीक है जी। और जो फाइनेंशियल मार्केट है ये हमें मतलब ये इन्वेस्टर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने फंड्स को लेकर आइए और उन फंड्स को यूटिलाइज कैसे करना है ये फाइनेंशियल मार्केट अपने आप आपको बता देगा और आपके पैसे को एक प्रॉपरली मोबिलाइज करने का तरीका फाइनेंशियल मार्केट को पता होता है। ठीक है जी। अब हम बात करने आते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो जनरली फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आती है कैश मार्केट। कैश मार्केट कह लो या सपोर्ट मार्केट कह लो, कि जहाँ पे एट अ टाइम रियल टाइम मार्केट, जहाँ पे हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो इमीडिएटली करते हैं और इमीडिएटली हमारी ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाती है जिस मार्केट के अंदर, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द कैश और स्पॉट मार्केट। ठीक है जी। सेकंड, इसके अलावा फ्यूचर मार्केट है। मतलब एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जिसके मतलब जो एक्सचेंज के ऊपर यानी स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए डन किया जाता है और जिसमें हम एक फ्यूचर डेट को क्या करते हैं, एक एसेट को बाय और सेल करते हैं एट अ प्री डिटरमिन्ड प्री डिटरमिन्ड रेट। मतलब मैंने आज एक बायर और एक सेलर है, उन्होंने आज एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आने वाले एक फ्यूचर डेट को, मतलब जो उन्होंने प्री डिसाइडेड कर ली हुई है और आने वाली उस डेट को इसी प्राइस पे जो उन्होंने आज डिसाइड करा है वो इन शेयर्स को बाय और सेल करेंगे। और ये सब चीज़ें एक्सचेंज के ज़रिए की जाएँगी, मतलब एक थर्ड पार्टी एक्सचेंज है, स्टैंडर्डाइज़्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें ये सारा काम अच्छे से किया जाएगा। देन आते हैं मनी मार्केट, जिसके बारे में आगे डिटेल में आप पढ़ोगे कि जो मतलब एक ऐसी मार्केट जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है, स्पेशली विद इन 1 ईयर। और ऐसे ही कैपिटल मार्केट है जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको लोन्स प्रोवाइड करती है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए। देन उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स आती हैं जो कैपिटल मार्केट के ही फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट में हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो लिस्टेड कंपनी जब न्यू शेयर्स इश्यू करती है, तो वो कंपनी, मतलब वो मार्केट क्या कौन-सी होती है, जिस मार्केट में ये नए शेयर्स इश्यू किए जाते हैं उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और जिस मार्केट में हम एक्जिस्टिंग शेयर्स में डीलिंग करते हैं यानी ओल्ड सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करते हैं उसको हम सेकेंडरी मार्केट में डाल देते हैं। फिर आते हैं डेट मार्केट के ऊपर। डेट मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है और कह लो कि जिसके ऊपर हमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि बॉन्ड्स की बात कर लो, फिक्स डिपॉजिट्स की बात कर लो या डिबेंचर्स की बात कर लो, ये सब अगर हम इनमें मतलब इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग कर रहे हैं तो वो कौन सी मार्केट आती है? डेट मार्केट। एंड इक्विटी मार्केट में हम इक्विटी शेयर्स में डीलिंग करते हैं, यानी इक्विटी शेयर्स कंपनी के बेचे और खरीदे जाते हैं जिस मार्केट के अंदर, उसको इक्विटी मार्केट बोला जाता है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट हम फंक्शंस की बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के कौन-कौन से मेन फंक्शंस हैं।
तो जनरली जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हमारी सेविंग्स को प्रॉपरली कैसे मोबिलाइज करना है, राइट प्लेस पे कहाँ लगाना है, जिससे एक इन्वेस्टर जिसने पैसे दिए हैं फाइनेंशियल मार्केट को उसको प्रॉपर बेनिफिट हो सके, ये फाइनेंशियल मार्केट का मेन फंक्शन होता है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेट द प्राइजेस। जो फाइनेंशियल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है उसको हमने लगाया हुआ है क्या करने के लिए, प्राइजेस को रेगुलेट करने के लिए। यानी इसमें फाइनेंशियल मार्केट अपना प्री डिसाइडेड प्राइस नहीं रखती, इसमें फाइनेंशियल मार्केट ने डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइजेस को रेगुलेट करने का सिस्टम रखा हुआ है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट ही चेक करता है। देन व्हेन द सेविंग यूटिलाइज इन बेटर वे इट एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस ही बात है, जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर वे में लगाएंगे एज अ फाइनेंशियल मार्केट रूल, तो वहाँ पे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो जाती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, जब इसमें मतलब जो बोरविंग्स होती हैं, वो बोरविंग्स कहीं ना कहीं आपको मदद करती हैं क्या करने में, नई एसेट्स खरीदने में। तो जब बोरविंग्स बढ़ती हैं या बोरविंग्स या क्रेडिट बढ़ता है, तो क्रेडिट बढ़ने से कहीं ना कहीं नई एसेट्स में मतलब नई एसेट्स की क्रिएशन होती है, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट भी ग्रो होती आपको नज़र आती है। और क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी हमारे एसेट्स को, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को कैश में बदल दिया जाता है, कैश जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, क्विक एसेट कन्वर्जन इनटू कैश होता है, इसलिए लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी होती है। मींस कंपनी के पास हमेशा अवेलेबल कैश होता, मतलब फाइनेंशियल मार्केट में हमेशा अवेलेबल कैश होता है किसी भी लिक्विडिटी को, किसी भी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए। और इस मार्केट में इंफॉर्मेशन फुली अवेलेबल होती है, जिसके लिए हमें कहीं दूर दूर कोई मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, तो इसलिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी लिमिटेड होती है। ठीक है जी। अब अब देखिए, अगर वर्किंग की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट में जनरली सबसे पहले लैंडर्स होते हैं। लैंडर्स कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन या गवर्नमेंट भी हो सकता है, जिनके पास बहुत सारे सरप्लस फंड्स होते हैं। और ये जो सरप्लस फंड्स हो सकता है हाउस होल्ड की सेविंग से आ रहे हो सकता है कॉर्पोरेट पर प्रॉफिट की बात कर लो, या गवर्नमेंट के पास सरप्लस ज़्यादा आ गया हो उसकी बात कर लो। तो लेंडर्स क्या करते हैं, जनरली इन सरप्लस फंड्स को बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में लगा देते हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को दे देते हैं। जैसे कि बैंक को मैंने डिपॉजिट करने के लिए दे दिया पैसा, या फिर किसी कंपनी के मैंने शेयर्स में पैसा लगा दिया, या फिर बॉन्ड्स मैंने खरीद लिए उसमें पैसा लगा दिया। यानी कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए, कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद लिए, तो ये हो सकता है। तो अब मेरे पास सेकंड पर्सन कौन आया, इंटरमीडियरी, यानी जिनके पास मैंने ये पैसे रखे हुए हैं। तो कुल मिला के वो बैंक भी हो सकता है, इंटरमीडियरी मेरे बैंक भी हो सकते हैं, इंटरमीडियरी मेरा इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड वाले भी हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हो सकती हैं। तो कुल मिला के क्या होता है, जो इंटरमीडियरी जैसे कि बैंक है ना, वो लैंडर से पैसा इकट्ठा करते हैं यानी डिपॉजिट की फॉर्म में। म्यूचुअल फंड एज अ कैपिटल इन्वेस्टर से वो पैसा अपने पास एसेट्स में लगवा लेते हैं। और ऐसे ही कहीं ना कहीं बैंक क्या करता है, एज एन इंटरमीडियरी जो पैसा उन्होंने लिया होता है वो आगे बोरवर्स को दे देते हैं, यानी जिनको एक्चुअली में कोई लोन वगैरह लेना होता है, चाहे होम लोन है चाहे बिजनेस लोन है। मतलब एक इंडिविजुअल को अगर होम लोन की ज़रूरत है तो वो लैंडर का पैसा वो उनको दे देते हैं। बिजनेसमैन को अगर किसी चीज़ की लोन की ज़रूरत है तो बिजनेस लोन उनको दे देते हैं। तो कुल मिला के फाइनेंशियल इंटरमीडियरी ने आगे क्या किया, बोरवर्स को पैसा देने की मतलब बोरवर को पैसा दिया जिसको एक्चुअली में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी वजह से जो बोरवर्स होते हैं, ऑफ कोर्स जिनके पास डेफिसिट फंड होते हैं, जिनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होती हैं, जो कुछ पैसे की ज़रूरत में होते हैं, उन वो क्या करते हैं, बैंक यानी इंटरमीडियरी के पास जाते हैं और उनसे वो पैसा लेते हैं अपने उस पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही ये फ्लो चलता रहता है और आगे की आगे बढ़ता रहता है। तो मेन वर्किंग यही चीज़ शो करती है। ठीक है जी। तो आई होप सो आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नॉर्मली पता चल गया होगा। अब फाइनेंशियल मार्केट इंडियन इकोनॉमी में कैसे रोल प्ले करती है, बहुत से इजी से फंक्शंस हैं, मतलब बहुत से इजी सा इसका मेन पॉइंट है जो आप सभी को पता है। बेटर यूटिलाइजेशन हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, यानी जो कहीं ना कहीं इसके मेन फंक्शंस ही है ना फाइनेंशियल मार्केट के, वही इसके मेन इंडियन इकोनॉमी में कैसे इसने मतलब हेल्प करी है ग्रो करने में, वो भी यही पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, अब हम बात करने आते हैं मनी मार्केट के बारे में। तो देखिए मनी मार्केट, हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मनी मार्केट के बारे में, तो मनी मार्केट एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो लैंड या बोरो करते हैं, यानी मनी उधार में लेते हैं या देते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। जहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके पार्टिसिपेंट्स किसी मतलब मनी को लैंड या बोरो कर रहे हैं फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, या फिर कह लो 1 ईयर की मैच्योरिटी पीरियड के लिए, तो उसमें हम उस मार्केट को मनी मार्केट का नाम दे देते हैं। और जनरली मनी मार्केट
शॉर्ट टर्म मनी एसेट्स को खरीदने और बेचने का एक सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे जनरली मॉनेटरी एसेट्स को कैश में जल्दी से जल्दी कैसे कन्वर्ट करना है उसका ध्यान रखा जाता है और लिक्विडिटी को मैनेज प्रॉपरली करने का काम किया जाता है। ठीक है जी। अब हम बात करने आए हैं इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में कि मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो इसमें कवर किए जाते हैं। तो जनरली अगर हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर के बारे में, तो देखिए जनरली जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं ये जो इशू किए जाते हैं, यानी ये जो डिपॉजिट अब अपने आप देखो ये बैंक के पास होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने पैसों को कहाँ डिपॉजिट करवाते हो? बैंक के पास। तो जनरली कमर्शियल बैंक्स आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं कि आपने हमारे पास कुछ पैसे जमा करवाए हुए हैं उस चीज़ का। तो जब एक डॉक्यूमेंट कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको इश्यू करता है, जो पैसे आपने अपने बैंक के पास अपने पास से उनके पास जमा करवा के रखे हुए हैं उसके लिए, तो दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और जनरली ये 7 डेज़ से लेकर 1 ईयर के बीच-बीच का टेन्योर हो सकता है, चाहे 7 दिन की बात कर लो, चाहे 1 साल की बात कर लो, ये उस पीरियड के बीच में इश्यू किया जाता है। और मेन पर्पस हमारा ये होता है कि हमने शॉर्ट टर्म फंडिंग करनी होती है बैंक के पास, मतलब बैंक शॉर्ट टर्म फंडिंग हो जाती है बैंक के पास, और इंटरेस्ट जनरली जो होता है वो सेविंग अकाउंट और करंट मतलब इवन फिक्स्ड अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज ये फिक्स इंटरेस्ट पे करने की बात होती है यहाँ पे। ज़्यादातर हम इसमें एफडी को कवर करते हैं, सेविंग अकाउंट्स को इसमें कवर नहीं किया जाता। कि फिक्स्ड डिपॉजिट पीरियड के लिए हम अगर अपने पैसों को सरकार को दे रहे हैं तो उसके लिए जो सरकार जो हम बैंक को दे रहे हैं, जो बैंक को हम दे रहे हैं, बैंक उसके बदले में हमें क्या दे रहा है? जो आपने डिपॉजिट करवाए हैं बैंक को, बैंक उसके बदले में डिपॉजिट्स का आपको एक सर्टिफिकेट दे रहा है कि आपके डिपॉजिट बैंक के पास सुरक्षित पड़े हैं, इतने पीरियड के लिए पड़े हैं, इतने डेट की मैच्योरिटी है, मतलब प्रॉपर मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी अमाउंट, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर हमें इशू किया जाता है कॉरपोरेशन यानी कंपनीज़ के द्वारा। यानी ये कंपनी, जब हम कंपनी के पास कुछ डिपॉजिट्स देते हैं तो कंपनी उसके बदले में जो हमें कमर्शियल पेपर इशू करती है, मतलब जो डॉक्यूमेंट इशू करती है, जो इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, वो जनरली क्या होता है? कमर्शियल पेपर। और उसका भी टाइम पीरियड या टेन्योर हमारा 7 डेज़ से 1 ईयर का ही होता है जनरली, डिफरेंट होता है हर बुक में, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ पर्पस इसका सेम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही होगा, लेकिन जैसे शॉर्ट टर्म पीरियड फॉर बैंकिंग और शॉर्ट टर्म पीरियड फॉर कंपनी, शॉर्ट टर्म फंडिंग फॉर कंपनी, जो कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये बैंकिंग के लिए शॉर्ट टर्म फंडिंग है, जबकि कंपनीज के लिए शॉर्ट टर्म फंडिंग का सोर्स कौन सा है? कमर्शियल पेपर। और इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो जो हमारा कमर्शियल पेपर है वो एक डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि मतलब इंटरेस्ट नहीं होता इसके अंदर, मतलब इंटरेस्ट की बात नहीं होती इसके अंदर। इसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा, इशू कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करने आते हैं ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर के बारे में। तो देखिए ट्रेजरी बिल्स एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जिनको आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ताकि शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा सके। और कमर्शियल बिल्स कौन से होते हैं? एक ऐसे शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको एक दूसरे को दिया जा सकता है, वो इशू किए जाते हैं बिजनेस के द्वारा ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है जी। अब ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल बिल्स में एक छोटा सा डिफरेंस अगर करा जाए तो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब बिहाफ पर इशू किया जाता है, और कमर्शियल बिल्स जो होते हैं वो जनरली बिजनेस द्वारा इशू किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स का जो टेन्योर होता है वो 91 डेज, 182 डे या 364 डेज भी हो सकता है, और कमर्शियल बिल्स जनरली 30 टू 90 डेज के बीच में होते हैं। ट्रेजरी बिल्स का पर्पस गवर्नमेंट फंडिंग नीड्स को पूरा करना होता है, और कमर्शियल बिल का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ट्रेड फाइनेंसिंग पर्पस के लिए यानी ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स जनरली रिस्क फ्री होता है, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता क्योंकि वो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जबकि कमर्शियल बिल एक कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी का इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए उसमें बिजनेस और क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। और अब इसके बाद देखिए कॉल मनी मार्केट आता है आपके सामने। तो कॉल मनी मार्केट क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस दैट इज रीपेएबल ऑन डिमांड एंड हैज़ अ मैच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज। देखो जनरली ये शॉर्ट नाइट मनी इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ जहाँ पे हम ओवरनाइट लैंडिंग या बोरविंग करते हैं। किसके बीच में? बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। मतलब एक तरीके से एक ऐसा शॉर्ट टर्म फाइनेंस जिसको डिमांड करने पर रीपे कर दिया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ याद रखो, ओवरनाइट मतलब एक दिन से लेकर 14 दिन के बीच में या 15 डेज तक मैक्सिमम इसकी टेन्योर होती है। और इसमें जो भी फंड्स
आपको दिए जाते हैं, मतलब लेंट किए जाते हैं, या जो भी फंड्स लेंड करने का काम होता है वो विदाउट कोलेटरल यानी विदाउट सिक्योरिटी होता है। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें कुछ कह लो जो इंटरेस्ट रेट की बात होती है उसको कॉल मनी रेट बोला जाता है। ठीक है जी। जो शॉर्ट टर्म रेट्स अगर हम इकोनॉमी में डिसाइड करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेट अगर इकोनॉमी में डिसाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेंचमार्क माना जाता है। कॉल मनी मार्केट में कुछ गाइडलाइंस भी इसमें साथ साथ मैंने लिखी हुई हैं कि अगर आप गाइडलाइंस की बात करोगे तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स कुछ ऐसे पर्सन्स हैं, कुछ ऐसे एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं किस मार्केट के, कॉल मनी मार्केट के। आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो बैंक है वो बोरो और लैंड दोनों कर सकता है अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए कॉल मनी मार्केट से, लेकिन जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बोरो कर सकते हैं, लैंड नहीं कर सकते। ऐसे ही जो बोरविंग लिमिट है वो बैंक की नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी पे एज अ फिक्स परसेंटेज सेटअप कर दी गई है, जबकि प्राइमरी डीलर्स के लिए ये कहा गया है कि उनकी एक फिक्स परसेंटेज है जो कि नेट ऑन फंड्स के ऊपर डिपेंड करेगी, उनकी कोई और परसेंटेज इसमें नहीं रखी गई है। और इसी बेस के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी कॉल मनी ट्रांजैक्शंस हैं वो आरबीआई को जनरली रिपोर्ट करते रहना पड़ेगा। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम इसके लिए बनाया गया है जिसके ज़रिए आरबीआई को रेगुलर बेसिस पे कॉल मनी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करते रहना पड़ेगा। ठीक है जी। तो कुल मिला के ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें मैंने कुछ गाइडलाइंस भी कवर करी हैं आरबीआई की, जो आरबीआई को मतलब एक इशू की गई हैं, एक आप कह सकते हो किसके द्वारा, मतलब आरबीआई ने कॉल मनी मार्केट के ऊपर इशू करी हैं जब भी आप कॉल मार्केट मनी में डील कर रहे हो तो। ठीक है जी। अब मनी मार्केट के कुछ फंक्शंस आते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो जनरली जो मनी मार्केट के मेन फंक्शंस हैं उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले थ्रू दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मनी मार्केट मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। बहुत सिंपल सा मेन पॉइंट है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इसमें होती रहती हैं और वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो जब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई पैसा आता जाता रहता है, जल्दी में कैश में बदल जाता है, तो उसमें जनरली एक तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट मेंटेन हो जाता है जल्दी से जल्दी, या मेंटेन करने का एक सिस्टम हो जाता है इजीली। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी मैनेज रहती है। तो कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई जो मनी की है वो, मतलब डिमांड और सप्लाई जो होती है मनी की, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ मनी मार्केट। और मनी मार्केट आपकी इकोनॉमी में ग्रो करने में भी आपको मदद करती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ज़्यादातर किसको पैसे की ज़रूरत होती है? इंडस्ट्री सेक्टर कह लो, एग्रीकल्चर सेक्टर कह लो, या बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनको स्पेशली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लैंडिंग और बोरविंग करनी होती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो पैसे मनी मार्केट से ही लेते हैं। मनी मार्केट प्रोवाइड सफिशिएंट फाइनेंस टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री एज वेल एज प्लेटफॉर्म फॉर डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने का काम भी किया जाता है कंपनी के लिए, प्लस ट्रेड और इंडस्ट्री करने के लिए जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ट्रेड क्रेडिट चाहिए होता है वो भी मनी मार्केट की हेल्प से जल्दी मिल जाता है कंपनीज को। इसके अलावा मनी मार्केट जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आरबीआई इस मतलब आरबीआई मतलब कह लो कि आरबीआई को हेल्प होती है क्या करने में, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में उसको ईजी होता है। मतलब आरबीआई भी मॉनेटरी पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट ईजिली करना चाहती है तो मनी मार्केट उसमें रोल प्ले करती है। इसके अलावा मनी मार्केट के ज़रिए गवर्नमेंट को भी एक हेल्प मिलती है कि अगर उनके पास कोई डेफिसिट आ रहा है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जो फिजिकल डेफिसिट नाम का है, अगर उसको कवर करना चाहती है गवर्नमेंट तो वो भी मनी मार्केट से लैंडिंग ले सकती है। इसके अलावा कंपनीज की वर्किंग कैपिटल नीड्स को अगर पूरा करना चाहती है कंपनी तो वो भी मनी मार्केट की हेल्प से जल्दी पूरा किया जा सकता है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस, सम फंक्शंस जो मनी मार्केट की मदद से बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं इसका स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन। देखिए इसमें जनरली बहुत से सिंपल सिंपल टर्म्स हैं, मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, इजी बेस है। अगर हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मनी मार्केट को बांट देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, ये दो पार्ट्स आते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट बैंक्स भी इसी में कवर किया जाता है। और आगे आप अपने आरबीआई को तो चलो डिवाइड नहीं कर सकते, पर कमर्शियल बैंक्स को डिवाइड कर सकते हो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल के अंदर, और उसके अंदर भी बाकी आप पब्लिक और प्राइवेट में उसको डिवाइड कर सकते हो। पब्लिक बैंक्स दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक दैट आर दी प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा जो ऑन किए जाते हैं, ये आप सबको नॉर्मली पता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, उसमें इंडिजीनियस बैंक्स आते हैं या फिर मनी लैंडर्स आते हैं। मनी लैंडर्स जनरली कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो छोटे रेट, मतलब जो
थोड़ा मतलब लोन प्रोवाइड करते हैं, मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उसमें कोई सिक्योरिटी वो नहीं लेते, लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हायर है ना, बस ये ध्यान देना है। और ये जो इंडिजीनियस बैंक्स होते हैं इनसे थोड़ा डिफरेंट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मनी लेंडर्स होते हैं इनके पास खुद के पैसे होते हैं, ये कहीं से लेकर आपको उधार नहीं देते, तो मनी लेंडर अपने ही फंड में से आपको उधार देते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो इंडिजीनियस बैंक्स होते हैं वो जनरली कोई भी हो सकता है, मतलब अकेला बैंकिंग बिजनेस भी हो सकता है, बैंकिंग और ट्रेड बिजनेस भी हो सकता है, या बैंकिंग और मतलब या अकेला ट्रेड बिजनेस भी हो सकता है और बैंकिंग सर्विसेज उसमें थोड़ी बहुत हो सकती हैं। मतलब किसी भी तरह का बैंक हो सकता है जो थोड़े समय के लिए आपको क्रेडिट या डिपॉजिट फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज इंडिजीनियस बैंक्स। और मनी लेंडर इससे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो अपने ही पैसों से इनफॉर्मल वे में लोगों को क्रेडिट देते हैं, और कोई सिक्योरिटी तो नहीं लेते पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब मनी मार्केट के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो हम कवर करेंगे। जनरली मनी मार्केट में इंटीग्रेशन लैकिंग है। क्यों? मतलब क्या मतलब है कि देखिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, देखिए उसमें ज़्यादातर हमने कह तो दिया बेशक हम ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज इतना ज़्यादा अभी भी डोमिनेट कर रहा है। बहुत सारे लोग मनी लेंडर्स या इंडिजीनियस बैंक से भी अभी तक रोल मतलब कनेक्टेड हैं काफ़ी। तो उससे कहीं ना कहीं हमें ना प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं मिल पाता कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी में कितनी हो रही हैं, और नेशनल इनकम एस्टिमेशन करना वहाँ मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंटीग्रेशन जो है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में काफ़ी मुश्किल हो रही है। इसके अलावा वेरिएबल इंटरेस्ट रेट मतलब आप अपने आप जानते हो कि लैंडिंग और बोरविंग और गवर्नमेंट एक्टिविटी का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी अलग अलग है। किसी का कुछ और है तो कई जगह कुछ और है। तो बिल्कुल हर एक बैंक का अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमें मिलता रहता है, तो वहाँ पे सिमिलैरिटी मतलब जहाँ पे सिमिलैरिटी होनी चाहिए अगर वहाँ पे भी नहीं होगी तो वो एक डिफेक्ट माना जाता है। इसके अलावा कभी कभार मनी मनी मार्केट में भी कुछ सीजनल नेचर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। वो इसलिए हो सकती है कि क्या पता लोगों की हैबिट जो है वो सेविंग में ना रही हो, या लोगों के पास पैसे की कमी हो, या सेविंग्स लोग कम करना चाहते हो, या फिर बैंकिंग हैबिट्स लोगों की काफ़ी कम हो जाए। तो इन सब केसेस में हो सकता है मनी मार्केट में कभी कमी आ जाए किसी पैसे की। तो अगर मनी मार्केट में कमी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली है वहाँ पे इनएडुकेट फंड्स और रिसोर्सेज इसकी एक डिसएडवांटेज बन जाएगा। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, देखिए माना कि इसके अंदर ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और बहुत सारे ऐसे और इंस्ट्रूमेंट्स आते होंगे, पर क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो इन 5 इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे ही सिर्फ डीलिंग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट अपने अपने लेवल पे किसी एक एक, कोई कंपनी के लिए है तो कोई बैंकिंग पर्पस के लिए है, तो अलग अलग पर्पस है सभी चीज़ का। लेकिन सिर्फ 5 इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इट इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है जी। ऐसे ही कमर्शियल बिल की शॉर्टेज हो जाती है। कमर्शियल बिल्स मतलब ये देखा जाता है कि बहुत सारे जो बैंक्स हैं उनकी उनके पास कह लो कि बहुत सारी मनी होती है लिक्विडिटी पर्पस के लिए, ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल बिल का इस्तेमाल होता है वो बहुत कम होता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्यों मतलब आप कह लो कि ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश की फॉर्म में हो रही हैं। तो कैश की फॉर्म में हो रही हैं जिसकी वजह से कमर्शियल बिल्स लिमिटेड है एज़ कंपेयर टू ट्रांजैक्शंस, कि जितनी ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में कमर्शियल बिल अगर इस्तेमाल करने चाहो भी तो भी नहीं हो पाते क्योंकि वो उतने ही लिमिटेड है। तो इसीलिए कई बार उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है जी। और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स अभी भी हैं जहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से सफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम नहीं बन पाया है, या फिर कह लो वहाँ पे एनपीए बहुत ज़्यादा हैं। मतलब बहुत सी ऐसी एसेट्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं, तो इसीलिए बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम अभी भी सफिशिएंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, और ये भी इसका एक डिफेक्ट माना जाता है। अब इसमें कुछ और भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो मतलब होता है एक रीपर्चेज एग्रीमेंट, जहां पे एक पार्टी सेल कर रही होती है, मतलब वेयर अ पार्टी सेल द सिक्योरिटी एंड एग्री टू रीपर्चेज देम एट अ लेटर डेट। देखो मैंने रीपर्चेज एग्रीमेंट है, रीपर्चेज मतलब मैंने रीपर्चेज करना है आपसे, मतलब मैं अभी आपको सेल कर रहा हूँ। मैं आपको एक वादा करूंगा कि देखो जी आज मैं आपको एक सिक्योरिटी सेल कर रहा हूँ, तो कल को मैं यही सिक्योरिटी आपसे
इस दिन को या इस डेट को या इस मंथ को एट अ हायर प्राइस दोबारा से बाय करूंगा। और दूसरी तरफ अगर रिवर्स रेपो की बात करेंगे तो वो उल्टा है। उल्टा मीन्स आज मैं आपसे बाय करूंगा और कल को मैं कल को मैं फ्यूचर डेट को इसी सिक्योरिटीज को आपको हायर प्राइस में दोबारा से सेल भी करूंगा। और रेपो जो है वो ज़्यादातर बैंक्स इस्तेमाल करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल को बढ़ाने के लिए, जबकि जो रिवर्स रेपो होता है वो आरबीआई और बैंक के बीच में इस्तेमाल किया जाता है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है जी। रेपोस जो होते हैं उसमें हम ज़्यादातर बोरो करते हैं, सिक्योरिटी को देकर फंड्स को बोरो करते हैं, और रिवर्स रेपो में हम लैंडिंग करने का काम करते हैं सिक्योरिटी को लेकर। तो सिक्योरिटी लेकर लैंड करने का काम रिवर्स रेपो में होता है और बोरविंग करने का काम सिक्योरिटी देकर वो हमारा रेपोस में किया जाता है। तो आई होप रेपोज और रिवर्स रेपोज आपको क्लियर अच्छे से हो गए होंगे। ठीक है जी। अब कुछ रीसेंट ट्रेंड्स आए थे और मनी मार्केट में कुछ इंप्रूवमेंट आई थी ऊपर वाली प्रॉब्लम्स को देखते हुए। बस एक बार उसको पढ़ लो कि जो इंटरेस्ट रेट की वेरिएबिलिटी आती थी उसको रोक देने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, डीरेगुलेशन कर दी। मतलब अब उन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई फिक्स नहीं करेगी, अब जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट डिटरमिन किया जाएगा, मतलब मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। सेबी को लेकर आया गया और नेशनल हाउसिंग बैंक को इम्प्लीमेंट किया गया सुपरविजन पर्पस के लिए। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड को भी इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ प्रूडेंशियल लिमिट्स रखी गई बोरविंग और लैंडिंग करने के लिए कॉल मनी मार्केट के अंदर, ताकि फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो पाएँ। रेपो रेट्स एज अ बेंचमार्क इस्तेमाल किए जाने लगे और क्रेडिट कंट्रोल पर्पस के लिए इस्तेमाल इसको किया जाने लगा और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इसी को माना जाने लगा। ठीक है जी। तो बहुत से ऐसे और भी इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं जिसकी वजह से मनी मार्केट को सुधारा गया है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। देखिए कैपिटल मार्केट क्या है, जनरली एक ऐसी मार्केट जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मीन्स लॉन्ग टर्म, जहाँ पे मतलब कह लो कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पे जो हमें मतलब एक ऐसी मार्केट जो हमें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है। यानी एक ऐसी मार्केट जो एज अ चैनल काम करती है, इट एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ कैपिटल बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द बिजनेसमैन। मतलब एक इन्वेस्टर जिनके पास बहुत सरप्लस फंड होता है वहाँ से पैसे को लेकर बिजनेसमैन या गवर्नमेंट जिनको उस पैसे की ज़रूरत होती है वहाँ तक पैसे को ट्रांसफ़र करने का काम कैपिटल मार्केट का होता है। तो कैपिटल मार्केट ये सब चीज़ें दो चीज़ों से करती है, दो मार्केट इसमें आती हैं जिसका नाम है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। वो हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन मीनिंग आई होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब कैपिटल मार्केट में जनरली क्या क्या करने का काम होता है, तो पहले तो मैंने सबसे पहले बता ही दिया कि चैनलाइज करने का काम होता है इसके अंदर। मतलब हम इन्वेस्टर और बिजनेसमैन या गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके से लिंक बनाने का काम करते हैं या सेविंग्स को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है जी। कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में काम कर मतलब कह लो इसमें जो एलोकेशंस होती हैं रिसोर्सेज की वो बेटर वे में की जाती हैं, जिसकी वजह से हर ट्रांजैक्शंस को एफिशिएंट वे में डन किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली हो जाएगी, जब हम एक इन्वेस्टर्स के फंड्स को बेटर वे में यूटिलाइज कर देंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी ही है। और क्योंकि इसमें कह लो कि जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है वो रहेगी रहेगी, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी बनाए रखने का काम इसमें रहता है। यानी कोशिश की जाती है, मतलब जो इसमें सेकेंडरी मार्केट होती है ना, इसका एक टाइप है कैपिटल मार्केट का सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट की प्रेजेंस होने की वजह से कैपिटल मार्केट क्या कर लेती है, हमेशा अपने पास पैसा मैनेज कर लेती है और मैनेज करने की वजह से लिक्विडिटी मैनेज रहती है और इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आपका एक मेन पॉइंट इसमें आ जाता है। ठीक है जी। और जब हम कहीं न कहीं बात करते हैं कि हमने अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल को इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए लगाना है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के फंड्स को पूल अप करके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मतलब उसमें मतलब इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में लगाना है या इंडस्ट्री पर्पस के लिए लगाना है या बहुत सारे अनदर सेक्टर्स में उसको इन्वेस्ट करना है, तो उससे क्या होगा, हमारे नेशनल इनकम में भी काफ़ी ग्रो आपको देखने को मिलेगा, उसकी एस्टिमेशन भी ईजी हो जाएगी। ऐसे ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो कैपिटल मार्केट है वो क्या है, एक रिस्क मैनेजमेंट का भी काम करती है, क्योंकि इससे मतलब ये एक आपको मार्केट रिस्क के अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली मार्केट है, क्योंकि इसमें प्रॉपरली बेसिस पे इन्वेस्टर्स के फंड्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ एक एश्योरेंस दी जाती है कि उनके फंड्स को उनको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है,
ये मार्केट अपने आप उनके फंड्स को एक बेटर वे में चैनलाइज कर देगी विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट देगा ही देगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में तो आई होप सो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि मार्केट जो शॉर्ट टर्म डीलिंग करती है वो मनी मार्केट है, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट जनरली शॉर्ट टर्म बोरविंग्स और लैंडिंग का काम करती है, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंडिंग बिजनेसमैन और गवर्नमेंट को दी जाती है, मतलब की जाती है। और मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी या रेपोस वगैरह इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। और कैपिटल मार्केट में शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर या मैनी अदर्स न्यू इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जो इस्तेमाल होते हैं। मनी मार्केट जनरली 1 ईयर के लिए जनरल डीलिंग करती है, और कैपिटल मार्केट में मोर देन 1 ईयर्स की डीलिंग की जाती है। मनी मार्केट में रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट टर्म डीलिंग है, लेकिन वहीं पे अगर लॉन्ग टर्म डीलिंग की बात करें, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नेचर होने की वजह से और मार्केट वॉलेटिलिटी हाई होने की वजह से कैपिटल मार्केट में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। और मनी मार्केट में रिटर्न भी ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि लोअर रिस्क है तो लोअर रिटर्न है, लेकिन अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिलेगा। ये भी एक कैपिटल नेचर का, मतलब कैपिटल मार्केट का एक पॉइंट आ जाता है। ठीक है, जनरली ये पॉइंट्स बहुत सिंपल से हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की बात करें अगर हम, तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को पहली बार ट्रेड किया जाता है, यानी दिस इज़ अ मार्केट वेयर द न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड। जहाँ पे पहली बार सिक्योरिटीज़ को जब कंपनी इशू करती है तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई सिक्योरिटीज़ एग्जिस्टेड है, यानी ओल्ड सिक्योरिटी जिनको पहली बार इशू नहीं किया जा रहा, जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, अगर हम उन्हीं सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ कम अंडर सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कंपनीज की मदद करती है फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ को इशू करके उसमें से पैसा कमाने के रिगार्डिंग। और सेकेंडरी मार्केट में ज़्यादातर हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, अपने सिक्योरिटीज़ जो ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं उनको करते हैं बाइंग और सेल, मतलब बाय और सेल करते हैं ताकि लिक्विडिटी को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। प्राइमरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जनरली सबसे पहले जो इशू कंपनी होती है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में होती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इन्वेस्टर्स के बीच में होती है, वो कंपनीज के बीच में नहीं होती। मतलब प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती, अकेले इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, इन सब मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी को मार्केट करने के लिए। और सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएसई, ओटीसीआई, बीएससी, ये सब प्लेटफॉर्म्स कवर होते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस जो सेट होता है वो कंपनी सेट करती है या अंडर राइटर के बेसिस पे सेट होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइसेस डिटर्मिन होते हैं वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर रेगुलेट होता है, उसमें कोई कंपनी का रोल नहीं होता। ठीक है जी। और अंडर राइटर और इन्वेस्टर बैंकर्स जो होते हैं वो की इंटरमीडियरी होते हैं प्राइमरी मार्केट के। और ब्रोकर और डीलर की अगर हम बात करें तो वो जनरल रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या सेकेंडरी मार्केट के अंदर। कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो जनरली आज उसमें बहुत सारी चीज़ें नई आ चुकी हैं, जैसे कि एनएससी यानी स्टॉक एक्सचेंजेस बन चुके हैं, बहुत सारे सेबी आ चुका है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आ चुकी हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग यानी स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आ चुकी है, म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और डेरिवेटिव्स में काफ़ी, मतलब डेरिवेटिव मार्केट आज कैश मार्केट से भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में आ चुकी है। और पैन मैंडेटरी हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं आजकल हर चीज़ के लिए पैन को रखा गया है और पैन मैंडेटरी कर दिया गया है। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो आपको समझ के चलने हैं अच्छे तरीके से जब हम कैपिटल मार्केट को पढ़ रहे हैं। अब हम बात करने आते हैं कि कैपिटल मार्केट के दो जो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरली जो प्राइमरी मार्केट होती है जिसमें नई, मतलब कंपनीज फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करती हैं, या नई सिक्योरिटीज़ को जब जिस मार्केट में इशू किया जा सकता है उस मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और प्राइमरी मार्केट में जनरली अगर हम बात करें तो बहुत सारी, मतलब कह लो जो इन्वेस्टर्स के, मतलब जो कंपनीज होती हैं ना वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स, मतलब अपने जब कह लो मतलब जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, सॉरी, मतलब जो कंपनीज होती हैं फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटी को जब इन्वेस्टर्स को दे रही होती हैं, तो इन्वेस्टर्स और कंपनी आपस में क्लोजली कॉन्टेक्ट करके उन चीज़ों में डीलिंग करते हैं। और उनमें अंडर राइटर्स कभी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कंपनीज की मिनिमम जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो पूरी ना हुई, ठीक है, तो वहाँ पे अंडर राइटर्स वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो कई बार
अंडरराइटर की हेल्प से इशू कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक बनाया जाता है। बल्कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता, वो एक डिफरेंट मार्केट है जिसमें सिर्फ इन्वेस्टर्स रोल प्ले करते हैं। अब जो मैंने बोला था सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू होती हैं, उसको इशू करने के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं। कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है पब्लिक इशू। तो देखिए, पब्लिक इशू एक ऐसी प्रोसेस है जहां कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ को इशू करती है जनरल पब्लिक को, ताकि वो कैपिटल रेस कर सके, और इससे कंपनी को एक मौका मिलता है कि वो अपने इक्विटी शेयर्स को, यानी अपने इक्विटी बेस को एक्सपेंड कर सकती है, और कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ के लिए अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या कर सकती है, फंड्स ले सकती है। जनरली इसमें आईपीओ आता है, मतलब जब हम फर्स्ट टाइम कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू कर रही होती है पब्लिक को, और पब्लिकली ट्रेड किया जाता है कंपनीज के शेयर्स को फर्स्ट टाइम बेसिस पे, तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। और जनरली ये कंपनी इसलिए करती है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, उसके लिए कैपिटल उसको चाहिए, या फिर अपने डेट को कम करना चाहती है, या बहुत सारी अनदर फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए कंपनी ये काम करती है। देन आता है, अगर पहला पब्लिक ऑफर हो चुका है, उसके बाद जितने भी पब्लिक ऑफर करेगी कंपनी, उस पर्पस को हम क्या बोलेंगे, एफपीओ। तो सब्सिक्वेंट ऑफरिंग ऑफ द शेयर बाय अ कंपनी दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड, मतलब एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है और पहली बार जब उसने इशू किए थे शेयर, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहेंगे। लेकिन जब उसके बाद दोबारा दोबारा जब कंपनी से पैसे मंगवाए जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एफपीओ, दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ई आईपीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे आईपीओ को ऑनलाइन इशू किया जाता है, मतलब ऑनलाइन अवेलेबल होता है आईपीओ कंपनी का, जो इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि आप कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकल बेसिस पे, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के बेसिस पे। और मेनली ये काम इसलिए किया जाता है ताकि जो आईपीओ की प्रोसेस है उसको थोड़ा कन्वीनियंट बनाया जा सके, और एफिशिएंट बनाया जा सके, और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं, दूसरा आता है आपका ऑफर फॉर सेल। देखिए, ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस जिसको हम बोलते हैं, एक मैकेनिज्म होता है जहां पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे कि प्रमोटर या लार्ज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचते हैं, यानी शेयर्स को पब्लिक मतलब सेल करते हैं अपने शेयर्स पब्लिक को। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं कंपनी को एक मदद मिलती है कि वो शेयर होल्डर्स के लिए लिक्विडिटी फैसिलिटेट करने के लिए कहीं ना कहीं कैपिटल रेज कर सकती है। तो ऑफर फॉर सेल एक तरीके से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जब पब्लिक को शेयर सेल करने का मौका देती है, तो उसको ऑफर फॉर सेल बोला जाता है। और इसमें कुछ सेलर्स होते हैं, मतलब द ऑफर इज मेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नॉट द कंपनी, मतलब इसमें कंपनी द्वारा शेयर्स इश्यू नहीं होते, इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द्वारा ऑफर दी जाती है। मेन पर्पस होता है सिक्योरिटी को पब्लिक को देना, ताकि मतलब मेन होता है हमारा रोल कि सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को देना, लेकिन कंपनी द्वारा नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द्वारा, या प्रमोटर्स द्वारा, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। और कह लो कि जो भी हम शेयर्स इसमें दे रहे होते हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड भी होते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? देखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें शेयर्स को सेल किया जाता है, यानी सिक्योरिटीज को बेचा जाता है डायरेक्टली टू दी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स के सिलेक्टेड ग्रुप को डायरेक्टली जब बेचा जाता है, मतलब पब्लिक ऑफर किए बगैर जब हम डायरेक्टली किसी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को शेयर्स को क्या कर रहे हैं, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्रोसेस के जरिए, उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये सिक्योरिटीज़ होती हैं वो कुछ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जैसे कि बैंक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए, या कोई हाई नेट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको ही ये सिक्योरिटीज सेल की जाती हैं और किसी को नहीं की जाती। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना प्राइवेट प्लेसमेंट की, ये रेगुलेट की जाती है सेबी के द्वारा, ताकि इसमें फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और इसमें सारा काम क्विकर और टाइमली बेसिस पे हो रहा हो। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि बिल्कुल भी इस प्रोसेस में पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक साथ कनेक्टेड बुक बिल्डिंग भी होता है। बुक बिल्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो पब्लिक ऑफरिंग में इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। बुक बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसको पब्लिक ऑफरिंग में इस्तेमाल किया जाता है,
कंपनी के द्वारा, जिसमें कंपनी क्या करती है, एक प्राइस रेंज सेट कर देती है सिक्योरिटीज़ की, मतलब एक सिक्योरिटी की प्राइस रेंज सेट कर देती है मिनिमम टू हाईएस्ट, ठीक है। और इन्वेस्टर उसमें बिड करते हैं उस रेंज के विदिन, उस रेंज के विदिन इन्वेस्टर क्या करते हैं, बिड करते हैं। और बिड करके जो फाइनल बिडिंग होती है, जिस प्राइस के ऊपर ज़्यादा बिडिंग आई होती है, उसको हम फाइनल प्राइस मान लेते हैं, यानी उसी फाइनल प्राइस के ऊपर सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया जाता है, ठीक है जी। देन इसके बाद हम बात करते हैं राइट इशू और बोनस इशू के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, राइट इशू का मतलब है जब एक कंपनी अपने मतलब शेयर्स को दोबारा से इशू कर रही है, और पब्लिक को इशू करने से पहले अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक ऑफर दे रही है शेयर इशू करने का, और खरीदने, मतलब शेयर इशू करके उसको उनको खरीदने का मौका दे रही है, यानी जब पब्लिक से पहले, मतलब जब दोबारा कंपनी इशू कर रही है शेयर्स, और पब्लिक से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मौका दिया जाए शेयर खरीदने का, राइट दिया जाए उनको खरीदने का, तो दैट इज कम अंडर राइट इशू। और बोनस इशू एक तरीके से फ्री एडिशनल शेयर्स होते हैं जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, उनके जो ऑलरेडी उन्होंने अपना प्रोपोर्शन इक्विटी शेयर्स में बना के रखा हुआ है उनके बेसिस पे। तो फ्रीली जब विदाउट एनी कॉस्ट जब कंपनी अपने प्रॉफिट बेसिस पे कुछ शेयर्स को इशू करती है अपने एडिशनल बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो वो बोनस शेयर है। और जब कह लो कि ऑफर देती है कि हम दोबारा इशू करने वाले हैं शेयर्स, और अपने एग्जिस्टिंग शेयर को खरीद कहती है कि खरीदोगे क्या, फ्री में नहीं, बाय करोगे क्या, तो वहाँ पे वो चीज़ क्या है, राइट इशू है। और राइट इशू एक तरीके से कंपनी की कैपिटल को बढ़ाती है, क्योंकि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, शेयर्स की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, मतलब उसमें बाय करना पड़ता है शेयर्स को और पैसे देने पड़ते हैं कंपनी को। पर जब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शेयर्स दे रही है किसी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उसमें कोई पैसा तो मिलेगा नहीं कंपनी को, इसलिए उसमें कोई कैपिटल भी इंक्रीज नहीं होती। तो बोनस शेयर की हेल्प से एक तरीके से रिवॉर्ड मिलता है शेयर होल्डर्स को, पर कंपनी की कैपिटल इसमें नहीं बढ़ती। राइट इशू एक तरीके से पेमेंट करनी पड़ती है शेयर होल्डर को, क्योंकि खरीदने के लिए कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो बोनस शेयर्स होते हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई पेमेंट पीरियड या पेमेंट मेथड या पेमेंट सिस्टम नहीं होता, क्योंकि जो भी शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करने आते हैं कि सेकेंडरी मार्केट क्या है। तो देखिए, सेकेंडरी मार्केट ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज आता है। और जनरली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक एक इन्वेस्टर बेचता है और दूसरा इन्वेस्टर खरीदता है बहुत सारे शेयर्स को, बहुत सारे डिबेंचर्स को, ठीक है जी। और कोशिश की जाती है कि इसमें खरीद बेच जो है वो जनरली लगातार चलती रहे, जिससे लिक्विडिटी मैनेज रहती है। और एसेट प्राइसिंग का भी अगर हम सिस्टम देखें तो उसको मतलब उसको डिटरमिन करने के लिए स्टॉक मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एक बढ़िया मीडियम है। और सेवर्स और इन्वेस्टर के बीच में अगर कोई एक्टिव लिंक बनाने वाली मार्केट है तो वो भी कौन है, हमारी सेकेंडरी मार्केट। क्योंकि इसके अंदर रेगुलर बेसिस पे जो लोग हैं आजकल शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे पैसा हर दिन फ्लक्चुएट होता है, मतलब हर दिन आता जाता रहता है, और कभी भी लिक्विडिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम नहीं आती। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारा पैसा जो मतलब जो हम सेक्टर्स में लगाते रहते हैं, बहुत सारी कंपनी को देते रहते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, हेल्थ केयर सेक्टर्स में लगाते रहते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उसमें हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो रही है। आई होप ये क्लियर है। तो अब देखिए, जनरली स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को ट्रेड और मतलब ट्रेड करते हैं, मतलब बाय और सेल करते हैं। और आज के समय में बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है, जैसे बीएसई, एनएसई, ओटीसीआई, राइट। तो जनरली हम सबसे पहले अगर स्टॉक एक्सचेंज के प्रोसीजर की बात करें तो उसमें 5 चीज़ें आती हैं। वैसे तो इसके प्रोसीजर में 10-12 पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन जनरली पाँच पाँच पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं। और बहुत ईजिली बता रहा हूँ, सबसे पहले ब्रोकर को सिलेक्ट करना है जो आपके बिहाफ पर क्या करेगा, ट्रेडिंग करेगा। अगर नहीं करना चाहते तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, ठीक है। फिर ब्रोकर को कह दो या खुद आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करोगे डिपॉजिटरी के पास, क्योंकि डीमैट अकाउंट के बिना आपकी डीलिंग नहीं की जाएगी। मतलब बैंक से सीधी डीलिंग आप स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते, बैंक से आपको डीमैट अकाउंट में पैसा लगाना पड़ेगा, और डीमैट अकाउंट से ही आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर।
फिर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा उसमें सारे पैसे आपके डिपॉजिट हो जाएंगे। फाइनली आपको ऑर्डर देना है कि आपने कौन से शेयर्स खरीदने हैं, किस कंपनी के खरीदने हैं और कितने में खरीदने हैं, चाहे वो ब्रोकर को कह दो चाहे आप खुद खरीद सकते हो। उसके बाद एग्जीक्यूट दी ऑर्डर, मतलब जब आपने कह दिया, मतलब ऑर्डर प्लेस कर दिया। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि जब ब्रोकर को ये कह दिया रिसीव द ऑर्डर देन ही एग्जीक्यूटेड, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मीन्स टू से है जब आपको लगेगा कि उसका टाइम आ चुका है, उसको जो एग्जैक्ट अमाउंट है जितने में मैंने बेचने में बोला था उतने का वो प्राइस हो चुका है, तो हम उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देंगे, मीन्स बेच देंगे। एंड फाइनली जो भी डीलिंग होती है, मतलब खरीद बेच के बीच में जो सेटलमेंट होती है, वो जनरली आज के समय में T+1 डे भी हो चुका है, पहले T+2 होता था। तो अभी इसको ठीक कर लीजिएगा, T+1 आप लिख सकते हो, यानी ट्रेडिंग डे, वर्किंग डे प्लस सॉरी, हाँ मतलब जो ट्रेडिंग डे है जिस दिन आपने ट्रेडिंग करी है, मतलब जिस दिन आपने शेयर्स को खरीदा बेचा है वो वाला दिन प्लस 1 वर्किंग डे ऑफ द स्टॉक मार्केट। ठीक है जी। देन आता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है। जो OTCI है वो 1990 में बना, NSE 1992 में बना। OTCI का मेन पर्पस था कि एक तरीके से सर्व एज एन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी फॉर द स्मॉल कंपनी, मतलब स्मॉल कंपनीज की मदद करने के लिए एज एन एक्सचेंज। जो मेन मतलब जो मेन एक्सचेंज था स्मॉल कंपनी के लिए या मीडियम कंपनी के लिए, जो मदद करने के लिए या उनके शेयर्स में डीलिंग, मतलब देखो छोटी छोटी कंपनीज के लिए मुश्किल होती थी ट्रेडिंग करने के लिए, तो उनको स्मूथली हेल्प करने का काम OTCI का होता था। जबकि NSE क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है बहुत सारी सिक्योरिटी में, क्योंकि इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी। OTCI में अगर हम बात करें तो सेटलमेंट साइकिल 7 डेज का है, लेकिन दूसरी तरफ NSE में क्योंकि लार्ज ट्रांजेक्शन ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं तो 15 दिन का सेटलमेंट साइकिल होता है ज़्यादा से ज़्यादा। OTCI ज़्यादातर कैपिटल मार्केट में, मतलब इसमें कैपिटल मार्केट ही आती है, इन्वॉल्व होती है, बल्कि NSE में मनी मार्केट ही डील करती है, क्योंकि फटाफट वहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। अब देखिए स्टॉक मार्केट का फाइनेंशियल मार्केट में क्या रोल है। देखिए स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज का फाइनेंशियल मार्केट में क्या रोल है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो जनरली सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन करने में ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा आता जाता रहता है, तो उसकी वजह से इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे बेचे जाते रहते हैं, जिससे पैसे इधर उधर फ्लक्चुएट होता रहता है और ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में लगता रहता है, मतलब इकोनॉमी के सेक्टर्स में कहीं ना कहीं हम पैसे को लगाते रहते हैं, उससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। लिक्विडिटी मैनेज रहती है, क्योंकि जब हम फास्टली क्विक सेलिंग करते रहते हैं अपने शेयर्स और मतलब शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदते बेचते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे क्या हमें हो रहा है कि जब हम किसी भी एसेट्स को क्विकली कन्वर्ट कर देते हैं कैश के अंदर, तो उसमें लिक्विडिटी बनी रहती है। और क्योंकि सारा प्राइस डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता है, तो इसलिए प्राइस डिस्कवरी करना भी डिमांड एंड सप्लाई के हाथ में होता है। तो प्राइजेस जो भी डिस्कवरी होती है वो स्टॉक एक्सचेंज में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही होती है। और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आज के समय में इकोनॉमिक बैरोमीटर माना जाता है, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, क्योंकि एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर इसमें जो ग्राफ बनते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेंड एनालिसिस करने में मदद करते हैं और इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं इन्वेस्टर्स की। और आपको इसमें इंडेक्सेस वगैरह काफ़ी देखने को मिलते होंगे, राइट। तो जो निफ्टी 50 होता है, BSE का सनसेक्स जो एक इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स आपको मिलते हैं, इन इंडेक्स के बेसिस पे आप अपने शेयर्स को मतलब आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, मतलब आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करवा सकते हो और अपने पैसे को एक बेटर वे में यूटिलाइज करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। तो दीज आर सम बेनिफिट दैट आर प्रोवाइडेड टू इन्वेस्टर विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब है जो सर्विसेज हमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन द वे ऑफ लोन और इंश्योरेंस, दैट इज कम अंडर फाइनेंशियल सर्विसेज। और फाइनेंशियल सर्विसेज ज़्यादातर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इंटेंजिबल होती हैं, मतलब इनका कोई फिजिकल वे नहीं होता। ये ज़्यादातर जो भी सर्विसेज होती हैं उनकी नेचर ही क्या होती है, दैट इज़ इंटेंजिबल होती है। कस्टमर ओरिएंटेड, हमेशा हर कस्टमर को देखकर उसके हिसाब से उनको सर्विसेज दी जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे सर्विसेज मिलती हैं, सेम सर्विसेज हर कस्टमर को नहीं दी जा सकती। पेरिशेबल इन नेचर, ये जो सर्विसेज होती हैं वो लंबे समय तक स्टोर नहीं की जा सकती, इनको एट अ टाइम यूटिलाइज करके इनका कह लो ये पेरिशेबल हो जाती हैं, मतलब जब इसको इस्तेमाल कर लिया ये ख़त्म। ठीक है। एक्ट एज अ लिंक, जो सर्विस फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो एक तरीके से
इन्वेस्टर्स मतलब कनेक्ट इन्वेस्टर विद बॉरवर, इन्वेस्टर को बॉरवर के साथ कनेक्ट करने में और उनके बीच में फ्लो ऑफ फंड बनाने के लिए एक बेटर सोर्स माना जाता है। और फाइनेंशियल सर्विसेज डायनामिक इन नेचर होती हैं, मतलब जैसे जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में बदलाव आते हैं, वैसे वैसे फाइनेंशियल सर्विसेज भी जो प्रोवाइड की जाती हैं या हम अपने इंडिविजुअल्स को देते हैं, उनमें भी काफ़ी तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और काफ़ी तरह के एडजस्टमेंट उसमें की जाती हैं। और हेट्रोजेनिटी मतलब मैंने पहले बता दिया कि हर कस्टमर को अलग अलग बेसिस पे ही सर्विसेज मिलती हैं, किसी को भी सेम सर्विसेज एक एक समय पे या एक तरीके से नहीं दी जा सकती, या एक पर्सन सेम तरह की सर्विसेज हर एक पर्सन को नहीं दे सकता, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब हम एक सर्विसेज एक ही तरह की सर्विस डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से लेते हैं तो वो अलग अलग वे में आपको दे देगा, कोई भी सेम तरह की सर्विसेज आपको नहीं दे पाएगा, राइट। अब देखिए इसमें जो प्लेयर्स आते हैं ना, यानी इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के, वो जनरली इसके आने वाले सारे चैप्टर्स ही हैं, तो आई होप आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बैंक, लीजिंग कंपनी, हायर परचेज कंपनी, फैक्टरिंग, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, ये सारे आपके अगले चैप्टर हैं जिनके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फाइनेंशियल सर्विसेज जनरली दो तरह की होती हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में बैंकिंग सर्विसेज आ जाती हैं, पेमेंट सेटलमेंट्स आ जाते हैं। पेमेंट सेटलमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स या जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं वो आजकल आ जाते हैं इसके अंदर। इंश्योरेंस सर्विसेज सारी इसमें आ जाती हैं, जिसमें हम अगर कोई इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो हमें इंश्योरेंस दे रही है उसके बदले में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज जो हमें मिल रही है वो इसमें कवर हो जाती है। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की बात करें तो इसका मतलब है कि जब हम किसी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स या इक्विटी के बारे में डीलिंग करते हैं, उनको खरीदते हैं, तो वो हमें कौन सी सर्विसेज मिल रही हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। और देन आती है वेल्थ मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि जनरली जब हम किसी टैक्स प्लानिंग की सर्विसेज की बात करते हैं या रिटायरमेंट प्लानिंग जब हम करते हैं, या फिर आने वाले समय में एस्टेट मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं ये सारी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज मानी जाती हैं। मॉडर्न फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो फिनटेक आता है उसमें सबसे पहले, मतलब बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया गया है आज के समय में, जैसे कि पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी है, मतलब फिनटेक मतलब फाइनेंशियल सिस्टम इज नाउ टेक्नोलॉजी बेस्ड, राइट। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आजकल सारी जो शेयर्स की सेलिंग है वो पहले अगर मैनुअल बेसिस पे होती थी, तो आजकल क्या हो रही है, सारी ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। ज़ीरोधा, अपस्टॉक या फिर ग्रो के ऐप के ज़रिए आप ये डीलिंग कर सकते हो बड़े आराम से ऑनलाइन बेसिस पे। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है जब आप कुछ बड़े बड़े इंडिविजुअल से छोटी छोटी अमाउंट एज अ कैपिटल रेज आउट करते हो, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से जब आप कुछ स्मॉल अमाउंट्स रेज आउट करते हो थ्रू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे वो चीज़ क्या है, क्राउड फंडिंग। मतलब बहुत से ऐसे बड़े-बड़े कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो लेंड करते हैं मनी को, जो देते हैं ऑनलाइन बेसिस पे आपको पैसा। जब आप उनसे स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी या स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज़ करते हो तो उसको क्राउड फंडिंग का नाम दे दिया जाता है। और माइक्रो फाइनेंस क्या है? इसका मतलब है स्मॉल लोन या फाइनेंशियल सर्विसेज़ जब हम छोटे लेवल पे और छोटे लेवल ऑफ इनकम ग्रुप को देते हैं। यानी स्मॉल लेवल ऑफ ग्रुप ऑफ इनकम मतलब स्मॉल लेवल ऑफ इनकम जिन ग्रुप्स का होता है, या छोटे ग्रुप्स जो होते हैं, जब हम उनको कोई लोन्स प्रोवाइड करते हैं या उनको जो फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, तो उनको माइक्रो फाइनेंस बोला जाता है। ठीक है जी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज करनी क्यों चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों है, तो कहीं ना कहीं इससे ट्रांजैक्शंस की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ हो जाती है, लिक्विडिटी बनी रहती है। ये बहुत से सिंपल से पॉइंट है जो आपको पता है। डाइवर्सिफिकेशन करने की वजह से रिस्क मैनेज हो जाता है, आपके फंड्स को प्रॉपर्ली एलोकेट करने की आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल जाती हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो आप उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में लगा सकते हो। और अगर आप मतलब किसी सेक्टर में किसी चीज़ में लगाते हो, तो मतलब अगर आप जैसे माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी कैसे किसी स्टार्टअप शुरू करने के लिए दे रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन स्टिल इसके एडवांटेज होने की बजाय कुछ इसमें प्रॉब्लम्स फेस करी जाती हैं, जैसे कि जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें प्रॉपरली कह लो कि असेसिबिलिटी नहीं है, मतलब प्रॉपरली वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो आपको मिलनी चाहिए, यानी कह लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है जी। और कई बार हमने अगर लोन लेना भी है तो उसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, हाई लेवल ऑफ डेट है। ठीक है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट इतने ज़्यादा हो चुके हैं आज के समय में कि उसको समझना मुश्किल हो चुका है। ठीक है जी। देन फ्रॉड वगैरह का खतरा, आजकल ऑनलाइन अगर सारा काम हो गया तो फ्रॉड का खतरा रहता है आज के समय में। देन इसी तरीके से जो बैंक्स हैं
जो स्मॉल बैंक्स हैं या जिनके पास फाइनेंस की इश्यूज आते रहते हैं, उन बैंक्स के पास एनपीए भी बहुत ज़्यादा है। नेट नॉन मतलब कह लो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बैंक्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगी, जिनको आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसमें लिख सकते हो। और स्पेशली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी इतनी बढ़ चुकी हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में मैनेज करने में काफ़ी मुश्किल आती है हमें। ठीक है। अब देखिए, पोस्ट और प्री बेसिस पे अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए हैं 1991 से पहले और 1991 के बाद में जो चेंजेस आए हैं, उनमें उनमें हमारे लिबरलाइजेशन से पहले और बाद में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंजेस की वजह से फाइनेंशियल सेक्टर में क्या इफेक्ट पड़ा। देखिए, पहले हाईली रेगुलेटेड सिस्टम होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें फाइनेंशियल सेक्टर जो था वो गवर्नमेंट के हाथ में होता था, लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन काफ़ी गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस कर दिया गया। बिफोर लिबरलाइजेशन पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट ज़्यादा होते थे और कंपटीशन बहुत कम होता था, पर 1991 के बाद प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स की एंट्री हो गई और कंपटीशन भी काफ़ी हेल्दी बनाया गया। लिबरलाइजेशन से पहले हम काफ़ी कैपिटल मार्केट में देखते हैं कि वो अंडर डेवलप्ड मार्केट होती थी, पर नाउ कैपिटल मार्केट में इतने सारे चेंजेस आए हैं कि आप इसको मॉडर्नाइज कैपिटल मार्केट भी बोल देते हो। लिबरलाइजेशन से पहले यानी 1991 से पहले एफडीआई और एफआईआई जो होते थे उनको अलाउ ज़्यादा नहीं किया जाता था, पर क्योंकि अब लिबरलाइजेशन होने की वजह से आने के बाद फॉरेन बैंक्स को अलाउ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं और एफडीआई भी आ जाती है। पहले ज़्यादा मैनुअल प्रोसेस काम होता था, क्योंकि 1991 के बाद डिजिटलाइजेशन आ गई, इसकी वजह से सारा काम भी ऑनलाइन हो चुका है, ऑटोमेटेड हो चुका है। पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास ही सिर्फ मोनोपोली होती थी, सिर्फ इनके पास ही सारा कुछ होता था इंश्योरेंस का काम, लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन आजकल सारा कुछ प्राइवेटाइज हो चुका है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी आज आ चुकी हैं जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट बना रही हैं आज के समय में इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। ठीक है जी। सो दीज आर सम ग्रोथ पैटर्न्स या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या इकोनॉमिक कह लो एक सेट प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के ऊपर आपको देखने को मिला है। अब मर्चेंट बैंक्स क्या होते हैं? देखिए, मर्चेंट बैंक्स एक्चुअली में एक कॉम्बिनेशन है किसका, बैंकिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज का। मतलब कह लो एक स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ बैंकिंग है जो बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, मतलब एक ऐसी बैंकिंग सिस्टम जिसमें डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट और लेंड का काम नहीं किया जाता, बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज ज़्यादा देने का काम किया जाता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस या हाई नेट इंडिविजुअल्स वालों को। मतलब इसमें जनरली जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉर्पोरेट काउंसलिंग करने का काम करते हैं, प्रोजेक्ट काउंसलिंग करते हैं। मींस प्रोजेक्ट के लिए अगर एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो वो उनकी प्लानिंग करके उनको वो पैसा अरेंज करने में मदद करते हैं या उनको वो पैसे की मदद भी करते हैं। इसके अलावा कभी लोन अरेंज करने में ज़रूरत पड़ जाए तो लोन अरेंज करके भी मर्चेंट बैंकर्स अपनी उन कंपनीज़ को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा किसी प्लानिंग करने के काम को या बजट बनाने वाले काम भी मर्चेंट बैंकर्स अपनी कंपनी के लिए करते हैं या कॉरपोरेशंस के लिए करते हैं। पोर्टफोलियो हैंडल करने का काम भी मर्चेंट बैंकर्स ने किया होता है काफ़ी हद तक। इसके अलावा मर्चेंट बैंकर अगर मर्जर और टेक ओवर करना है किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को, तो उन चीज़ों से रिलेटेड भी क्या करते हैं, एडवाइजेज देते हैं। ठीक है। मर्चेंट बैंकर में जनरली क्या-क्या फ़ायदे हमें मिले इन सब चीज़ों को करने के बेसिस पे? कंपनी को ईज़ी हो जाता है क्या करना, एक तरीके से फंड्स रेज़ करना। इसके अलावा एडवाइज़री सर्विसेज़ हमें मिल जाती हैं, एक्सपर्ट एडवाइज़री, क्योंकि मर्चेंट बैंकर में सिर्फ वही पीपल इन्वॉल्व होते हैं जिनका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है बहुत सारी फ़ील्ड्स के अंदर। तो मर्जर एक्विजिशन करने में एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है। अंडरराइटिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। तो मर्चेंट बैंकर एज़ अ अंडरराइटर काम करते हैं। मीन्स अगर कंपनी को कहीं पे कंपनी की मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर पूरी नहीं हुई तो एज एन अंडरराइटर मर्चेंट बैंकर उनकी मदद करते हैं उन शेयर्स को बाय कर कर। फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़, आजकल फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत आते हैं कि कहाँ से पैसा रेज करना है, कितना करना है, क्यों करना है, उसके रिगार्डिंग बजटिंग प्लानिंग जो होती है वो सारी की सारी, या फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो सारी की सारी कौन करके देता है, मर्चेंट बैंकर करके देते हैं। और मर्चेंट बैंकर कहीं न कहीं इन सब चीज़ों में मदद करके एक बिज़नेस को एक्सपेंड करने में भी आपकी मदद करते हैं, जिससे आप अपने बिज़नेस को ग्लोबलाइज़ भी बना सकते हो और इंटरनेशनल फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको देखने को काफ़ी मिलती हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें कि मर्चेंट बैंकर में आपके लिए आ जाता है कि इवैल्यूएशन इसकी कैसे हुई या फिर ओरिजिन कैसे हुआ,
तो मर्चेंट बैंकर सबसे पहले यूरोप से आया है। 17th सेंचुरी में ट्रेड फाइनेंस पे फोकस इसका रहता था, एडवाइजरी सर्विसेज पे। यूरोप से ये चीज़ बनकर आई है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले इन्होंने इफेक्ट डाला, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ, ये 1960 में इंडिया में आया। ठीक है जी। तो कहीं न कहीं सबसे पहले जो सेबी है, उसने मर्चेंट बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा 1972 के अंदर, और देन इस चीज़ को काफ़ी मोमेंटम में लेकर आया गया 1991 के लिबरलाइजेशन इफेक्ट के बाद, जिसमें कैपिटल मार्केट में डेवलप किया, कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट पर्पस के लिए मर्चेंट बैंकों को लेकर आया गया। फिर मर्चेंट बैंकर के धीरे धीरे काम को बढ़ाया गया। सबसे पहले आईपीओ मैनेजमेंट लेकर आया गया, फिर अंडरराइटर के काम इसको दिए गए, देन मर्जर और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर का काम इसको दिया गया, देन फाइनली फाइनेंशियल एडवाइजरी से रिलेटेड, जैसे कि फंड रेज कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट के सोल्यूशन वगैरह के लिए इनको आगे बढ़ाया गया। ठीक है। एंड आज के समय में जो कह लो कि रेगुलेटरी लैंडस्केप है, रेगुलेटरी मतलब रेगुलरली सेटअप, यानी जो गवर्नमेंट सेटअप होता है, या फिर एक तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर आपने रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को फॉलो कैसे करना है, उससे रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प चाहिए, तो वो भी मर्चेंट बैंकर का एक फंक्शन ऐड ऑन कर दिया गया है। तो धीरे धीरे इसके फंक्शंस को ऐड ऑन करके आज के समय में मर्चेंट बैंकर को आगे लेकर जाया जा रहा है। तो मैंने जो पॉइंट्स कहे हैं, इनको आप एक्सपैंड कर सकते हो धीरे धीरे, कि यूरोप से आया है, देन उसके बाद इनिशियली इसको सबसे पहले एज अ बार्टर सिस्टम की तरह पहले ज़माने में, मतलब ट्रेडर्स को एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर फाइनली 1960 में मर्चेंट बैंकर की जो फैसिलिटीज़ है वो बैंक के ज़रिए इंडिया में आई। एसबीआई ने सबसे पहले इसको इशू करा, देन 1991 के बाद इसके मोमेंटम्स आए, जिसमें इनके फंक्शंस को आगे आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अब लीजिंग और हायर परचेज की अगर हम बात करें, तो लीजिंग जनरली लीज़ पे कोई अगर चीज़ आप ले रहे हो, यानी एक तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि जो ऑनेस्ट, पहले सिंपल सा एक डिफरेंस है, वैसे एक बार इसको चेक कर लो कि लीजिंग मतलब जिसमें अगर हम कोई लीज़ पे सामान ले रहे हैं, तो उसमें जो ओनरशिप है वो लीज़र के पास रहेगी। यानी जिसने मतलब देखो, आप घर लीज़ पे ले लिया तो आपकी ओनरशिप तो आपकी नहीं हो गई ना। घर घर में आप रह सकते हो, पर घर किसका है? जिसने आपको लीज़ पे दिया है, उसका ही है, ओनरशिप उसकी ही रहेगी। हायर परचेज़ में ऐसा नहीं है। हायर परचेज़ मतलब आपने परचेज़ कर लिया है, जब आप फुल पेमेंट कर दोगे, घर आपका हो जाएगा, मतलब वो चीज़ आपकी हो जाएगी। ठीक है। लीजिंग में पेमेंट जो है वो रेंट बेसिस पे या लीज़ बेसिस पे हर महीने दी जाती है, जैसे-जैसे आप उस चीज़ का इस्तेमाल करते हो। लेकिन हायर परचेज़ में इंस्टॉलमेंट बेसिस पे वो चीज़ की जाती है। देन लीजिंग में अगर हम बात करें, तो फ्लेक्सिबल टर्म्स होती हैं। फ्लेक्सिबल टर्म्स मतलब अगर हम बात करें, तो जनरली जो फ्लेक्सिबल मतलब इसमें चेंजेस आते रहते हैं। कभी रेंट बढ़ गया, कभी रिन्यू कर दिया अपने प्रोग्राम्स को, या कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया। लेकिन हायर परचेज में फिक्स्ड टर्म्स होती हैं सारी की सारी। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि इसमें कोई रिटर्न ऑप्शन नहीं होती। जब आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई है, बस वो चीज़ आपकी हो गई, अब इसमें कुछ भी रिटर्निंग प्रोसेस नहीं होता। लीजिंग में जो भी पेमेंट होती है वो टैक्स डिडक्टेबल होती है, लेकिन हायर परचेज में आपको जो बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ओनरशिप आपके नाम पे हो चुकी होती है। इज दैट क्लियर? तो देखिए, अब अगर हम फैक्टरिंग की बात करें, तो फैक्टरिंग एक्चुअली में एक ऐसा फाइनेंसिंग सिस्टम है जहां पे बिजनेस अपने अकाउंट रिसीवेबल यानी अपने इन्वॉइसेस को किसी थर्ड पार्टी को दे देता है अपने कस्टमर से पैसा लेने के लिए। मतलब जैसे मेरा एक कस्टमर है, मैंने उसको क्रेडिट पे सामान बेचा है, मेरा एक डेटर है, मैंने उसको क्रेडिट पे सामान दिया हुआ है, क्रेडिट सेल करी है। अब मुझे 2-3 महीने बाद वो पेमेंट देगा, तो ऐसे 2-3 महीने बाद अगर मैं उसको क्रेडिट नहीं देता हूँ तो भी प्रॉब्लम है। अगर दे देता हूँ तो वो मुझे 2-3 महीने बाद पैसे दे रहा है। तो मेरे पास जो फाइनेंस मैनेजमेंट है वो काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए एक पर्सन होता है, फैक्टर होता है, बीच में इंटरमीडिएट होता है। तो मैं उसको अगर रख लूँ, क्या होता है कि अगर जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपने क्रेडिट सेल्स के जो इन्वॉइसेस हैं, मैंने उसे थर्ड पार्टी को दे देने हैं। अब वो थर्ड पार्टी क्या करेगा, वो इन्वॉइसेस के जितने भी पैसे बन रहे होंगे ना, उसका 70 या 80% मुझे दे देगा और 20% अपने पास रख लेगा। और बाकी अब अपने आप सोचो उसको क्या फ़ायदा हुआ? सर ऑब्वियस सी बात, देखो मैंने क्या किया, सपोज़ मेरे 10 लाख के इन्वॉइसेस बने, ठीक है? अब 10 लाख के इन्वॉइसेस बने, मैंने उस पर्सन को कहा कि देखो जी, मैंने इस क्रेडिट पे ना 10 लाख की इन्वॉइस करे हैं, मैंने उस फैक्टर को दे दिए। अब फैक्टर क्या करेगा,
10 लाख में से 80% के पैसे मुझे दे दिए, 8 लाख रुपए मुझे दे दिए, 2 लाख उसने अपना कमीशन रख लिया अपने पास, मतलब अपना प्रॉफिट रख लिया अपने पास। अब 10 के 10 लाख उसकी सिरदर्दी है कि वो थर्ड पार्टी से कैसे वसूलेगा, कैसे करेगा। अब मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, यानी कुल मिला के क्रेडिट रिस्क को खत्म करने के लिए एक तरीके से ये चीज़ आई हुई है कंपनीज के पास, जो कंपनी इस्तेमाल करती है ताकि उसके पास पैसा बना रहे, मतलब पैसे में मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बनी रहे, शॉर्ट टर्म फंडिंग उसके पास होती रहे, कभी भी उसके पास कस्टमर भी निराश ना हो और उसके पास भी पैसे की कमी कभी ना हो इस चीज़ के लिए। तो जनरली जो फैक्ट्री, अब देखिए फैक्टरिंग की पेमेंट प्रोसेस से ये चीज़ जल्दी अंडरस्टैंड हो सकती है कि सबसे पहले जैसे आप एज अ सेलर आपने गुड्स सेल कर दिए और कस्टमर को बेच दिए गुड्स, ठीक है। सेकंड स्टेप पे अब क्या करोगे, आप जो कस्टमर को गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे आपने, उसके बिल आपको अपने फैक्टर को दे दिए, फैक्टर ने उसी समय आपको उसका 75% पेमेंट कर दी कि ये लो जी 75% या 80% पेमेंट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि पहले थोड़ी सी पेमेंट कर दी उसने, अब कस्टमर सीधे जब फैक्टर को पेमेंट करेगा, जब फैक्टर के पास पूरी पेमेंट आ जाएगी तो फैक्टर बाकी के बचे पैसे भी अपने सेलर को दे देगा। लेकिन सेलर को जब दे देगा ना तो सेलर का फर्ज बनता है, क्योंकि अब फैक्टर ने उसके पैसे लेकर दिए हैं उसको टाइमली बेसिस पे, तो फैक्टर को कमीशन तो देना ही है ना। तो या तो वो 80% जो उसने दिया उसका 20% बाकी उसको वापस करेगा ही नहीं और वही कमीशन काट लेगा। अदरवाइज अगर आप स्टेप को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि उसने उसकी पेमेंट उसको रिमेनिंग वापस कर दी। रिमेनिंग वापस करने के बाद सिक्स्थ टाइम मतलब सिक्स्थ स्टेप में क्या करोगे, ऑब्वियस ही बात है एज अ सेलर आप अपने फैक्टर को भी कमीशन की पेमेंट करोगे, क्योंकि अभी आपने उसको कमीशन दिया नहीं है। तो वापस 100% पेमेंट लेने के बाद आपका फर्ज बनता है कि आपने उसको कमीशन पेमेंट भी करनी है, ठीक है। तो फाइनली जब कमीशन पेमेंट हो जाएगी तो फैक्टरिंग डन है। अब फैक्टरिंग हो कितने तरह की हो सकती है, रिकोर्स फैक्टरिंग, जिसमें सेलर क्या करता है, मतलब इसमें जो सेलर होता है रिकोर्स, अब देखो यहाँ पे रिकोर्स मतलब सेलर बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट एंड फैक्टर प्रोवाइडिंग द फाइनेंसिंग। इसमें यह कहा जाता है कि देखो जी बैड डेट होने का जो रिस्क है वो सेलर के पास ही रहेगा, बस फैक्टर उसको पैसा देने में मदद करेगा, ठीक है। नॉन रिकोर्स का मतलब है कि फैक्टर ही बैड डेट का रिस्क लेगा और फैक्टर ही उसको क्रेडिट प्रोटेक्शन फुल प्रोवाइड करेगा, मींस पैसा भी देगा। डोमेस्टिक मतलब जब सेलर और बायर दोनों इंडियन है या सेम कंट्री में रहते हैं वो डोमेस्टिक फैक्टरिंग हो जाएगा। और सिमिलरली अगर वो जो सेलर है वो किसी एक्सटर्नल यानी इंटरनेशनल यानी फॉरेन ट्रेडर फॉरेन बायर को बेच रहा है, यानी फॉरेन पर्सन को बेच रहा है कोई सामान, तो वो इंटरनेशनल फैक्टर हो जाएगा क्योंकि उसमें इंटरनेशनल फैक्टर इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें। देन डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग का मतलब है कि जब कस्टमर को ये बताया जाए कि आपका ये फैक्टर है और मतलब ये फैक्टर होगा हमारे दोनों के बीच में, आपने इसको पेमेंट करनी है। पर अगर कस्टमर को बिना बताए फैक्टर को बैकग्राउंड में रखकर उससे ये पेमेंट वसूली जाए तो दैट इज कम अंडर अनडिस्क्लोज फैक्टर। एंड देन एडवांस फॉरफिटिंग और मैच्योरिंग फॉर सॉरी एडवांस फैक्टरिंग और मैच्योरिटी फैक्टरिंग। एडवांस फैक्टरिंग का मतलब है एक तरीके से जब एडवांस में फैक्टर हमें एज अ सेलर पेमेंट कर दे, मतलब सॉरी जब फैक्टर हमें मतलब सेलर को एडवांस में पेमेंट कर दे इन्वॉइसेस लेकर कि चलो जी ठीक है जी कोई बात नहीं आपके इन्वॉइसेस आ गए हैं, बाकी हम देख लेंगे, आप ये पैसा रख लो कोई इशू नहीं है। मतलब एडवांस में जब एक फैक्टर अपने सेलर को पैसे दे रहा है तो वो चीज़ क्या है, एडवांस फैक्टरिंग, ठीक है जी। लेकिन जब मैंने ये कहा कि ये लो इन्वॉइस, पहले फैक्टर अपने कस्टमर से पैसा इकट्ठा करेगा और फिर सारी पेमेंट करेगा तो वो बन जाएगा मैच्योरिटी फैक्टरिंग। तो अगर बिल ड्यू डेट होने से पहले ही जब मैंने बिल उसको दिए हैं तभी वो मुझे एडवांस में पैसे देने लग गया फैक्टर, तो वो एडवांस फैक्टरिंग है। लेकिन अगर मैच्योरिटी डेट को वो दे रहा है जब बिल की डेट आ गई है तब वो मुझे पैसे दे रहा है कस्टमर से लेकर, तो वो मेरे लिए मैच्योरिटी फैक्टरिंग माना जाएगा, ठीक है। अब फैक्टर आफ्टर ऑल क्या क्या काम करता है, फैक्टर का मेन रोल होता है अकाउंट रिसीवेबल को मैनेज करना, मतलब बैड डेट को मैनेज करने का काम करना। फाइनेंसिंग मतलब सेलर के पास कभी भी फाइनेंस की प्रॉब्लम ना आए इस चीज़ का ध्यान रखना। क्रेडिट रिस्क का मतलब है क्योंकि अब बैड डेट किसके पास चला जाएगा, अगर हम नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क है वो फैक्टर के पास चला जाएगा, मतलब बैड डेट ही जो है वो फैक्टर के होंगे, मतलब फैक्टर इसमें आपको पेमेंट कर देगा, कस्टमर उसको पेमेंट करे या ना करे मैटर नहीं करता। देन
क्रेडिट असेसमेंट, बायर की क्रेडिट वर्थीनेस इससे पता चल जाती है, प्लस रिस्क कम हो जाता है सेलर का। तो क्रेडिट वर्थीनेस बायर की जानने के लिए एक तरीके से भी फैक्टर इसमें मेन रोल प्ले करता है। और कैश फ्लो सपोर्ट एक सेलर के पास बना रहे, बिजनेस के पास कभी भी पैसे की कमी ना हो, प्लस कंसिस्टेंट इनफ्लो होता रहे बिजनेस के पास, इस चीज़ को भी कौन मैनेज करके रखता है? हमारा फैक्टर। ठीक है जी। तो दीज आर सम पॉइंट्स ऑन दी फैक्टर। अब तो देखिए, अब फैक्टरिंग और फोरफेटिंग के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो जनरली फैक्टरिंग तो आपको पता चल गया। अब फोरफेटिंग क्या है? एक तरीके से फाइनेंस ऑप्शन है, ट्रेड फाइनेंस ऑप्शन है, जो एक एक्सपोर्टर को मदद करती है जल्दी से कैश मतलब लेने के लिए। मतलब एक तरीके से जब एक्सपोर्टर को ज़रूरत होती है जल्दी कैश लेने में, तो जिस ऑप्शंस का वो इस्तेमाल करते हैं उसको हम फोरफेटिंग बोलते हैं। तो इंडिया मतलब जनरली डोमेस्टिक बेसिस पे तो फैक्टरिंग आ जाता है, लेकिन जब हम एक्सपोर्टर एज एन एक्सपोर्टर की बात करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर को ये होता है कि उसने इंडिया के बाहर, यहाँ अपनी कंट्री के बाहर भेजना है सामान, तो वहाँ पे अगर वो किसी को क्रेडिट पे देता है तो उसके लिए अगर जल्दी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो उसके लिए जो सिस्टम उसको मिल रहा है जल्दी कैश पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो वहाँ पे वो कौन सा सिस्टम है? फोर फेटिंग। फैक्टरिंग में जनरली अकाउंट रिसीवेबल शॉर्ट मैच्योरिटी बेसिस पे होते हैं, लेकिन फोर फेटिंग में ऑब्वियसली है थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे, इसीलिए लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी इन्वॉल्व होती हैं। फैक्टरिंग की बात करें तो वहाँ पे जो ट्रेड रिसीवेबल है वो ऑर्डिनरी गुड्स के लिए होते हैं ज़्यादातर, लेकिन फोर फेटिंग के अंदर एक्सपोर्टर्स ज़्यादातर कैपिटल गुड्स को बेचते हैं, जिसलिए ट्रेड रिसीवेबल कैपिटल गुड्स के होते हैं। फैक्टरिंग में 80 से 90% तक आपको फाइनेंस मिल जाता है और 10% कमीशन रहता है उसका, लेकिन फोर फेटिंग में एक्सपोर्टर्स को 100% फाइनेंस दिया जाता है, इसमें कोई भी बीच में फाइनेंस रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। फैक्टरिंग रिकोर्स और नॉन रिकोर्स दोनों हो सकती हैं, मतलब उसमें बैड डेट और नॉन नॉन मतलब बैड डेट सेलर का हो सकता भी है और फैक्टर का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। लेकिन फोर फेटिंग में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे नॉन रिकोर्स ही होता है। मींस जो भी बैड डेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडियरी का होता है, उसमें सेलर का कोई भी बैड डेट इन्वॉल्व नहीं होता। इज दैट क्लियर? चलिए, अब अगर हम बात करते हैं फोरफेटिंग की, मतलब इनके मेन एडवांटेजेस की बात करें फोरफेटिंग के बारे में, तो ज़्यादातर फोरफेटिंग एक लंबे समय के लिए आपको फाइनेंस ऑप्शन देता है। मतलब क्योंकि मैच्योरिटीज़ लंबे समय की होती हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म फंडिंग रेज करने का एक तरीका दिया गया है। एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट रिस्क जो होता है वो फोरफेटर के पास चला जाता है, तो क्रेडिट रिस्क बिल्कुल भी सेलर का नहीं होता, बैड डेट बिल्कुल भी सेलर के नहीं होते। इसके अलावा क्रेडिट रिस्क मैनेज और कलेक्शन मैनेजमेंट आसान हो जाता है थोड़ा सा, और एक फिक्स्ड पेमेंट शेड्यूल होता है इसके अंदर, जिसमें आपको पैसा मिल जाता है और जिससे आप कैश फ्लो अपने प्रिडिक्ट कर सकते हो बड़े आराम से। फोरफेटिंग के अंदर जो कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि रिस्क प्रीमियम इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक तरह से रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि रिटर्न अगर ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। और स्पेशली एक्सपोर्टर बेसिस पे जब हम बात करते हैं, तो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में आती हैं चीज़ें, तो वो बहुत सारे रिस्क और भी इंक्लूड कर देता है। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट इसमें होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और ज़्यादा पूरी करनी पड़ेंगी। और स्मॉलर ट्रांजैक्शंस के लिए बिल्कुल भी फॉरफेटिंग अवेलेबल नहीं है, इसमें कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व होने की वजह से ट्रांजैक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और लंबी होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स की मनी को एक साथ पूल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और उस मनी को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बाय करने के लिए लगाया जाता है। मतलब इन सिंपल टर्म, इन्वेस्टर्स की मनी को डाइवर्सिफिकेशन करके एक बेटर वे में कैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में लगाने का काम जो होता है वो कुछ प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स करते हैं। और वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के कॉम्बिनेशंस को या एक इंस्टीट्यूशन को, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ म्यूचुअल फंड। ठीक है जी। तो जनरली म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? एनुअल फीस चार्ज करते हैं बहुत सारे केसेस में, और कई बार तो कमीशन चार्ज करते हैं आपको रिटर्न दिलवाने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन सी स्कीम्स आपको मिलती हैं? सबसे पहले जैसे आता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट और एंटर और रिडीम और एग्जिट एट एनी टाइम। कब आप आ रहे हो, कब आप जा रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, जब मर्जी पैसे लगाओ, जब मर्जी ले जाओ। ऐसी ऐसी स्कीम को हम ओपन एंडेड स्कीम बोलते हैं। क्लोज एंडेड मतलब होता है
कि आपने इनिशियल पीरियड के दौरान ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है और फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही आप क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, यानी फिक्स्ड टाइम है यहाँ पे आपका। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जब हम पैसा लगाते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स को सिर्फ थोड़े समय, मतलब स्पेसिफिक पीरियड के बीच में, टाइम पीरियड मतलब स्पेसिफिक पीरियड के बीच में उसको फाइनेंस दिया जा सके, या फिर एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फाइनेंस अरेंजमेंट हो सके, उसके लिए हम मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम फिक्स्ड फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं, यानी बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जब हम पैसा लगाते हैं ज़्यादा, मतलब एक फिक्स्ड इनकम लेने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड। बैलेंस्ड फंड का मतलब होता है जब हम इक्विटी और डेट के बीच में बैलेंस बना के काम करते हैं, मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जब की जाती है जिसमें इक्विटी और डिवेंचर दोनों फंड्स के बीच में बैलेंस बना के हम एक अपना पोर्टफोलियो सेटअप कर रहे हैं, उनको बैलेंस फंड बोला जाता है। देन आते हैं गिल्ट फंड। गिल्ट फंड का मतलब है सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब ज़्यादातर इन्वेस्टर इसको इसलिए चूज़ करते हैं ताकि वो रिस्क से दूर हो सके, क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं वो रिस्क फ्री भी होती हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट भी आपको प्रोवाइड करती हैं। देन टैक्स एलिजिबल और टैक्स सेविंग, इसका मतलब है कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट सेटअप्स या फिर कुछ ऐसी स्कीम्स में पैसा डालना जो टैक्स डिडक्टेबल हो, यानी 80C की डिडक्शन जहां पे आपको मिल रही हो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। देन आते हैं इंडेक्स्ड फंड। इंडेक्स्ड फंड एक ऐसा पोर्टफोलियो होता है, मतलब जिसमें एक तरीके से हम, इंडेक्स फंड का मतलब है जहां पे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज मतलब एक ही इंडेक्स की फॉर्म में होती है। जैसे निफ्टी 50 की बात कर लो, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स की सिक्योरिटीज एक साथ इन्वॉल्व होती हैं। तो जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी में एक साथ पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो एक साथ पैसा जो हम लगाते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड होता है इंडेक्स, हम उसमें पैसा लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, हमें एक अलग अलग सिक्योरिटी में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, हम एक साथ ही सारी सिक्योरिटी में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करवा सकते हैं। उससे हमारा रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा और रिटर्न होने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। ठीक है जी। अब कुछ फ़ायदे क्या हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के? तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि आप इसमें पैसा अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तो क्योंकि आप अपना इंडेक्स में पैसा लगा सकते हो, इंडेक्स की वजह से आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिटर्न भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, एक सेफ्टी है आपकी, क्योंकि आपके पैसे को एक तरीके से वहाँ लगाया जा रहा है या फिर सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है, मतलब प्रोफेशनल फंड मैनेजर इसमें रोल प्ले करते हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से रिस्क सेफ्टी आपको ज़्यादा मिलती है। क्योंकि अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम्स के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ आपको 1.5 लाख 80C की डिडक्शन भी मिल जाती है। म्यूचुअल फंड एक कॉस्ट एफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी कम लेवल पे भी कहा गया है, मतलब अगर आप SIP करना चाहते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना चाहते हो, तो आप 100 रुपीज़ से भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। ठीक है। देन आते हैं क्विक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्विक इन्वेस्टमेंट डिसीजन या बेटर रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं एक तरीके से, मतलब इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके बिहाफ पर आपके सारे पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। आफ्टर दैट, अब मैंने बोला ही है पहले कि आपके लिए एक इजी असेसिबिलिटी है कि आप बहुत से कम अमाउंट पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हो, और इसी छोटी अमाउंट के बेसिस पे आप बड़े लेवल पे अपने पैसे को लेके जा सकते हो और रिटर्न कमा सकते हो। देन इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ, क्योंकि म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स तो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिस्क इन्वॉल्व किसके बेसिस पे होता है? मार्केट के बेसिस पे। तो देखो, मार्केट रिस्क तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए म्यूचुअल फंड भी आपको गारंटीड रिटर्न नहीं देता, क्योंकि वो भी कहता है कि जो भी रिस्क है वो मार्केट बेसिस पे है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। देन सारे के सारे फंड्स जो हैं वो फंड मैनेजर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए इन्वेस्टर का उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसके अलावा ओवर डाइवर्सिफिकेशन, सपोज मैंने डाइवर्सिफिकेशन कर दी, लेकिन जब ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी तो उससे उतना ही ज़्यादा कॉस्ट भी आपको लगानी पड़ जाएगी, जिससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। पास्ट परफॉर्मेंस नॉट प्रोवाइड द एनी इंडिकेटर फॉर क्लियर फ्यूचर। म्यूचुअल फंड कहता ज़रूर है कि आपको पास्ट डेटा बता देंगे, लेकिन पास्ट डेटा का इसमें क्लैरिटी ना होने की वजह से हम फ्यूचर एस्टिमेशन भी प्रॉपर नहीं कर पाते। फंड मैनेजर बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इसलिए वो अपना कमीशन भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, एनुअल फीस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसके लिए कई बार हमें ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ जाती है अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। एंड फाइनली,
जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स हैं म्यूचुअल फंड से जो होते हैं, अगर टैक्स सेविंग नहीं है तो उसके ऊपर हमें टैक्स कैपिटल गेन भी देना पड़ जाएगा, जिसके ऊपर आपको भी पता है कि स्पेशल रेट्स अभी लगाए जाते हैं, अभी वो नॉर्मल इनकम नहीं लगती, तो इसीलिए ये भी एक डिसएडवांटेज मानी जाती है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड का मेन इसमें ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसा है, बस उसको अगर आप एक बार ध्यान से देख लोगे तो उसमें यूनिट होल्डर्स होते हैं, यानी जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीदते हैं उनको यूनिट होल्डर बोल दिया जाता है। स्पॉन्सर मतलब द एंटिटी हु प्रमोट द म्यूचुअल फंड, स्पॉन्सर मतलब जो एंटिटी म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए आती है, यानी जो म्यूचुअल फंड को सेटअप करने में रिस्पॉन्सिबल होती है उसको स्पॉन्सर बोलते हैं। ट्रस्टी जो म्यूचुअल फंड को एक्चुअली में ऑपरेट करता है और यूनिट होल्डर्स के अकॉर्डिंग उनको सेटअप करता है जो यूनिट होल्डर को ईजिली असेसेबल हो जाएं। ठीक है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का काम करती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती है, पोर्टफोलियो को मैनेज करने का काम करती है, प्लस डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ही होता है। फिर इसमें ट्रांसफर एजेंट्स भी होते हैं जो इन्वेस्टर रिलेटेड सर्विसेज को हैंडल करने का काम करते हैं, म्यूचुअल फंड की परचेज और रिडेम्पशंस को देखते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिकॉर्ड वगैरह का काम करते हैं और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम यही देखते हैं। देन कस्टोडियन, कस्टोडियन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो सिक्योरिटीज़ के होल्डिंग पर्पस को मैनेज करता है। मीन्स टू से दैट ये ध्यान में रखता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ रखना और अनऑथोराइज्ड असेस से उन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी कस्टोडियन का होता है। और इसमें एक सेबी इन्वॉल्वमेंट होती है जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो कि एक के तरीके से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पूरी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, जिसमें पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ओवरसी किया जाता है, प्रॉपर बेसिस पे देखा जाता है उसकी वर्किंग को, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सेबी बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस। एंड फाइनली एक्सचेंज ट्रेड फंड्स क्या होता है? देखिए, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो उससे से आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जनरली जो एक्सचेंज ट्रेड फंड्स होते हैं, मतलब अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ट्रेड फंड्स को हम जनरली जो ट्रेड किया जाता है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को खरीदा और बेचा जाता है एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे। और वहीं पे अगर ETF की बात करें उसको पैसिवली मैनेज करते हैं हम, और म्यूचुअल फंड को एक्टिव और पैसिव दोनों बेसिस पे मैनेज किया जाता है। मतलब पैसिवली मतलब सोच समझ कर, पैसिवली मतलब एक तरीके से कि अगर आप बात करते हो, मतलब एक्टिवली और पैसिवली अगर हम बात करें, पैसिवली मतलब आप कह लो कि जब हम अपनी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर देते हैं, मतलब आउट परफॉर्म करने की बजाय हम जब अपनी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर देते हैं तो उसको हम पैसिवली उसको हम पैसिवली मैनेजमेंट कह देते हैं। लेकिन जब एक फंड मैनेजर प्रॉपरली डिसीजन लेता है कि कैसे अपने एसेट्स को खरीदना और बेचना है, उसके रिगार्डिंग हम एक्टिवली मैनेजमेंट अगर करते हैं तो वो फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है, मीन्स म्यूचुअल फंड में होता है। मतलब जब हम सिर्फ परफॉर्मेंस को देखकर उसको रेप्लिकेट कैसे करना है या फिर आउट परफॉर्म करने के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ जैसा है वैसा चलने के बारे में सोचते हैं, वो ETF के अंदर आता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में सोच समझ के सारा काम होता है। ETF में एक्सपेंस रेशियो इसलिए कम होती है क्योंकि वहाँ पैसिव मैनेजमेंट है, वहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा करने के बारे में नहीं सोचते, तो इसलिए मैनेजमेंट फीस कम होती है। पर म्यूचुअल फंड प्रॉपरली मैनेज करने के लिए बने होते हैं, इसलिए वहाँ एक्सपेंस रेशियो हाई होती है। ETF में क्योंकि कहीं ना कहीं हम शेयर्स को बाय और सेल अपनी मर्जी के हिसाब से पैसिवली बेसिस पे कर रहे हैं और कोई ट्रेडिंग डे के पहले, मतलब कोई ट्रेडिंग डे पे नहीं होता वो काम, तो इसीलिए लिक्विडिटी प्रॉपर है। लेकिन क्योंकि ट्रेडिंग डे पे ही सारा काम म्यूचुअल फंड में होता है, इसी वजह से वहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ा सा कम होती है। ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं क्यों ETF म्यूचुअल फंड से बेटर है, क्योंकि क्योंकि इसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो म्यूचुअल फंड से थोड़े कम होते हैं, एंट्री और एग्जिट जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो प्रॉपरली खुद आप देखते हो, आप मैनेज करते हो, पैसिवली मैनेज करते हो, आपको किसी के दूसरे डिसीजंस के मतलब किसी दूसरे के पर्सन के डिसीजन के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, लिक्विडिटी मैनेज करने कर आपकी हो जाती है बड़े आराम से। टैक्स फ्रेंडली, ऑब्वियस ही बात है, ETF भी टैक्स फ्रेंडली है, पर म्यूचुअल फंड में प्रॉपर टैक्स फ्रेंडली नहीं है। मतलब उसमें अगर कुछ ऐसी स्कीम्स आप बाय कर लो जिसमें टैक्स बहुत ज़्यादा लगते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स भी बहुत ज़्यादा बियर करना पड़ेगा।
ठीक है जी। और क्योंकि ETF भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आ जाते हैं, यानी ETF भी बहुत तरह के होते हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं और बहुत तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब बहुत सारे ETF मतलब डाइवर्सिफाई कैसे करोगे? आप स्टॉक ETF खरीद सकते हो, बॉन्ड ETF खरीद सकते हो, सेक्टर वाइज खरीद सकते हो। मतलब जब आप सिर्फ शेयर्स में पैसा लगा रहे हो, मतलब शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो क्या है? स्टॉक ETF। वहीं पे अगर आप सिर्फ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में बाइंग कर रहे हो, वो क्या है? बॉन्ड ETF। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक सेक्टर यानी टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या एनर्जी सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर में फोकस करके उसमें बाइंग और ट्रेडिंग कर रहे हो, अपने शेयर अपने उसके मतलब पर्टिकुलरली एक सेक्टर के ETF को खरीद रहे हो या बाय या सेल कर रहे हो, तो वो क्या है? सेक्टर ETF। कमोडिटी मतलब अगर आप गोल्ड, ऑयल या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कमोडिटीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हो, वो है कमोडिटी ETF। इंटरनेशनल मतलब जब आप फॉरेन मार्केट के एक्सपोजर्स के साथ अपने आप को मतलब चेक कर रहे हो, या स्पेसिफिक कंट्री के मतलब फॉरेन मार्केट्स की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हो उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो इंटरनेशनल ETF माने जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही जब कोई ETF मतलब दैट आर डिजाइंड टू प्रॉफिट फ्रॉम अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन इंडेक्स, मतलब जब कोई इंडेक्स की वैल्यू कम हो रही है उसके बावजूद भी किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू में प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाए, मतलब एक ऐसे ETF अगर आपका बनाए गए हैं, इन्वर्स ETF मींस जो इंडेक्स की मूवमेंट जब कम होगी तब इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे ETFs को हम इन्वर्स ETFs बोलते हैं। जब इंडेक्स की वैल्यू कम हो रही है और पर्टिकुलर ETF की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उनको इन्वर्स ETF बोला जाता है। तो दीज आर फ्यू ETFs जिसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है, और जनरली आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि कितने तरह के ETF होते हैं और क्या होता है ETF और क्या एडवांटेज आपको इसके मिल सकते हैं।